हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या हब पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अब 2 सेट तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा सेट भी कंप्लीट होने जा रहा है 2020 का बच्चों। ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। हम बुक पढ़ रहे थे तो बुक में तो सभी टाइप के क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पर हम इजीली ये जो है वहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बट यहाँ पर इस अनसॉल्व्ड पेपर को पढ़ने से हमको ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, किस टाइप के नहीं बनते हैं। अब आप बुक को उठा कर देखेंगे तो आप में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फालतू लगेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस बनते ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में। सिलेक्टेड क्वेश्चंस अब आपको यहाँ से दिख रहे हैं और ऐसे ही बाकी में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बच्चों बनते हैं। तो जो भी हम अनसॉल्व्ड पेपर करा रहे हैं आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बस, और फॉर्मूले याद रखिएगा। 2 काम बहुत अच्छे से करो जब तक आपका पेपर ना हो। ठीक है, नंबर अच्छे ही आएंगे, पेपर एकदम सुपर होने वाला है। बस अनसॉल्व्ड पेपर का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हम करा रहे हैं वो आपको ना आए। ठीक है, और फॉर्मूले प्रिपेयर हों। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 10% डिस्काउंट अनअकैडमी आईटी जेई सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि स्टूडेंट कुछ टाइम बाद 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा अगर आप आईटी जेई या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको पूरे बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप आईटी जेई या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपको जब एनरोल करो तो स्टूडेंट आपको हमारा कोड स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, तब स्टूडेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, तो हमने जो आपको क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों वो 6 का हो गया था और आई थिंक खा भी हो गया था। ठीक है, गा आज चलेगा 6 का। चलिए तो लेते हैं 6 के गा को। इसमें क्या कहा है देखिए बच्चों, 6 का गा प्रश्न है। वक्र हमें इसमें दे रखा है बच्चों, वक्र y बराबर cos x प्लस वाई, ये वक्र है बच्चों। और इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x माइनस 2y के समांतर है। ठीक है, इसकी क्या निकालना है हमें, स्पर्श रेखा का, इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या निकालना है बच्चों, हमें समीकरण निकालना है। जो रेखा x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0 के क्या है, समांतर है, समांतर है, इसके समांतर है। ठीक है, तो हमें उस रेखा का समीकरण निकालना है इस वक्र की, जो इस वक्र को स्पर्श करके जा रही है और इसके समांतर है। ठीक है, वो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, देखिए इसको स्पर्श करके जाने वाली रेखा की पहले हम निकालेंगे प्रवणता। इस वक्र को जो रेखा स्पर्श करके जा रही है उसकी पहले हम निकालेंगे प्रवणता। उसकी प्रवणता हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो रेखा इस वक्र को स्पर्श करके जा रही है। इस वक्र का अगर हम एक बार आकलन करेंगे, ठीक है, और इसका एक बार आकलन करने पर जो प्रवणता निकल के आएगी, इट मीन्स कि जो dy ओवर dx निकल के आएगा वो उस वक्त स्पर्श रेखा की क्या होगी, प्रवणता होगी। ठीक है, कि अगर हम ये मान लें कि वो स्पर्श रेखा इस वक्र को x, y पे स्पर्श कर रही है और इसके समांतर है तो उसकी प्रवणता, और इसके समांतर है तो इसकी प्रवणता, दोनों की प्रवणता क्या होंगी, बराबर होंगी। क्योंकि जब 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणता आपस में बराबर होती हैं। जब 2 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनके बीच का प्रवणता गुणनफल -1 के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें जब मैंने आपको चैप्टर कराया था उसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कराया था और सारी चीज़ें नोट्स लिखाए थे मैंने कि कब 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, लंबवत होती हैं तो क्या कंडीशन होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा चुका था। ठीक है, तो जब 2 रेखाएं दूसरे को समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं आपस में इक्वल होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो ये सवाल आप कर पाएंगे। ठीक है, ओके। ये क्या हो गया प्यारे, इंक निकल गई क्या, चलिए
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसकी प्रवणता निकालेंगे। तो इसका पहले करेंगे हम अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अवकलन करते हैं बच्चों। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसका सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू कॉस, इसको मान लो अपने मन में x, तो कॉस x का अवकलन माइनस के साइन x, और x ये क्या है x प्लस वाई, ठीक है। अब इसका अवकलन हम दोबारा करेंगे। तो जब इसका अवकलन हम दोबारा करेंगे x प्लस वाई का, तो क्या होगा, x का तो 1 हो जाएगा और y का होगा dy/dx, ठीक है। अब देखिए आगे इसका क्या करने वाले हम सॉल्व। तो dy/dx इज इक्वल टू, इसका अंदर गुणा अगर हम करते हैं तो क्या होगा, देखिए माइनस के साइन x प्लस वाई, ठीक है, एंड प्लस माइनस के साइन x प्लस वाई एंड dy/dx। तो यहाँ से dy/dx का मान निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए अब आप ऐसा करो, इसको इधर बुला लो। तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा कॉमन, तो dy/dx और ये प्लस के साइन x प्लस वाई dy/dx बराबर माइनस के ये इधर आएगा। तो बच्चों इसको इधर लेके आएंगे तो बच्चों इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज, ठीक है। यानी इसको हम इधर ले आए तो पॉजिटिव हो गया, और ये इधर माइनस का साइन x प्लस वाई है। अब यहाँ से हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन x प्लस वाई बराबर माइनस के साइन x प्लस वाई। इसको आप डिवाइड में भेज दीजिए। तो dy/dx बराबर माइनस के साइन x प्लस वाई ओवर 1 प्लस साइन x प्लस वाई। ये आ गई इसकी प्रवणता। किसकी प्रवणता, उस स्पर्श रेखा की जो इसको स्पर्श करके जा रही है, ठीक है। तो y बराबर कॉस x प्लस वाई है। इसका हमने पहले क्या किया, अवकलन किया x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx, ठीक है। और यहाँ पर माइनस के साइन इसको कॉस x का अवकलन किया पहले, तो माइनस के साइन x, और इसका दोबारा करेंगे तो इसका 1 और इसका dy/dx, फिर इसका अंदर गुणा कर दिया, ठीक है। तो फाइनली इसको इधर ले आए और यहाँ से कॉमन लेके dy/dx इस पार्ट को डिवाइड में भेज दिया। ये आ गई प्रवणता, ठीक है भाई। अब हम इस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं, ठीक है। इसकी प्रवणता क्या होगी, देखिए। तो जब हम इसकी प्रवणता निकालेंगे, ये आ गई प्रवणता यानी m। अब यहाँ पे आ जाओ, x माइनस 2y बराबर 0। तो ऐसा करो, इसकी प्रवणता निकालो आप। तो इसका भी अवकलन कर दो, या फिर एक और तरीका है, इसको y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में चेंज कर लो तो कम पे करके निकल आएगी। तो ऐसा करो, 2y को भेजो उधर, तो 2y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू x/2। अब इसकी तुलना करो तुम, y बराबर mx प्लस सी से। तो यहाँ पे x का गुणांक m है और यहाँ पे 1/2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो एक ये प्रवणता आ गई और एक प्रवणता आ गई। ये दोनों प्रवणताएं क्या हो जाएंगी बच्चों, आपस में बराबर, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में स्पर्श कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे m, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लो 2, तो m1 बराबर m2। दोनों एक दूसरे के क्यों बराबर रख रहे हैं, इसको स्पर्श करने वाली रेखा और वो इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे दोनों रेखाएं, एक तो इसको स्पर्श करके जा रही है वो वाली रेखा, और ये रेखा, दोनों क्या हैं, समांतर हैं। तो प्रवणता आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। इट मीन्स दैट कि माइनस के साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई बराबर, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2। इसको आप इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2 साइन
एक्स प्लस वाई बराबर, इसका 1 में करेंगे तो 1 प्लस 1 साइन एक्स प्लस वाई, 1 प्लस 1 साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो इस एक्स प्लस वाई को आप इधर बुला लो, ठीक है, या इसको इधर ले जाओ, इस माइनस 1 को बुला लो, एक ही बात है वैसे, तो इसी को इधर बुला लेते हैं, ठीक है। तो माइनस के 2 साइन एक्स प्लस वाई और ये माइनस के साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए माइनस के 2 साइन एक्स प्लस वाई और माइनस का 1 साइन एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया भैया, यहाँ के बाद इधर देखिएगा माइनस के 3 साइन एक्स प्लस वाई और बराबर क्या हो गया 1। तो -3 को राइट में भेजो तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा -1/3। तो यहाँ से अब आप क्या करिए, यहाँ से अब आप ये करो, यहाँ से x प्लस वाई का मान निकाल लो, इस साइन को भेज दें राइट में, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स -1/3। इस x प्लस वाई के मान को आप उठा के रख दो यहाँ पर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है भाई। तो पुट इन फर्स्ट, क्योंकि हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पर लाइन इस वक्र को स्पर्श कर रही है। तो वो मान लीजिए कि x, y पे स्पर्श कर रही है, तो हमें x और y के मान चाहिए पहले, और प्रवणता चाहिए। प्रवणता तो खैर हमने निकाल ही ली, ये ले लो या ये ले लो, और सीधे फिर y माइनस y1 = mx माइनस x1 समीकरण में हम लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम x y का मान निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से साइन इनवर्स -1/3। अब इस x प्लस वाई के मान को अगर मैं लगा दूँ यहाँ पर, इसको बना दूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे बना दूँ फर्स्ट, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे लगा दूँ, तो क्या आएगा देखो, y बराबर कॉस, इसकी जगह क्या लगा दूँगा, x प्लस वाई की जगह साइन इनवर्स -1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए, माना साइन इनवर्स -1/3 बराबर मान लो थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है अंडरवुड में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर अंडरवुड में 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -1/3, और वर्ग हो रहा है तो ये हो जाएगा 1/9। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बराबर अंडरवुड में 9 एकम 9 में से 1 जाएगा तो 8/9, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2√2/3। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ से इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, 2√2/3। इट मीन्स डेट की y की वैल्यू क्या आ गई, 2√2/3 आ गई। और y की वैल्यू तो हमें मिलेगी क्योंकि हमें x y के मान चाहिए, तो y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x y के मान आ गए, प्रवणता मेरे पास है, हम समीकरण का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे पुट इन सेकंड कर दो, पुट इन सेकंड ये है, तो x और प्लस y की जगह 2√2/3 और बराबर साइन इनवर्स -1/3, इसको ले जाओ राइट में, तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स -1/3 एंड -2√2/3। ये आ गया x का मान। भाई इसको अब और ज़्यादा सॉल्व हम क्या करें, इसको हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि -1/3 साइन में किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो अगर होती तो फिर आराम से सॉल्व हो जाता, बट अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही x का मान हो जाएगा। और यहाँ से y का मान वो हमने निकाल लिया, बिंदु आ गए प्यारे, जिस बिंदु पर ये स्पर्श कर रही, इस वक्र को जो रेखा स्पर्श कर रही थी वो बिंदु आ गए x, y। माना कि वो x, y पे स्पर्श कर रही है, तो x, y के मान क्या आ गए, तो x का मान आ गया ये रहा, साइन इनवर्स -1/3 -2√2/3, y की वैल्यू 2√2/3, ठीक है भाई। ये आ गए पॉइंट, ये पूरा हो गया तुम्हारा x और ये पूरा y, या x1 y1 भी आप इन्हें कह सकते हैं। अब हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण जो इस वक्र को स्पर्श कर रही है। किस बिंदु पे स्पर्श कर रही है वो हमने निकाल लिया, साइन इनवर्स -1/3 -2√2/3, 2√2/3 पे स्पर्श कर रही है, और प्रवणता क्या है उसकी +1/2, ठीक है। या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब आप
एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे आप लगाओगे, सॉल्व करोगे तो वही चीज़ निकल के आने वाली है। तो प्रवणता तो सिंपल सी पहले से दे रखी है, उसे यूज़ कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। सॉल्व करेंगे फिर भी वही मिलेगी, तो क्यों सॉल्व करें फालतू में, टाइम इतना कहाँ से आया प्यारे, ठीक है बोर्ड एग्जाम में। तो हमारे पास बिंदु आ गए, एम आ गई, इस पर जगह समीकरण हम निकाल सकते हैं आराम से। तो अब ये सारी चीज़ें हम हटा दें, हमारे पास हमारे काम की सिर्फ इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये पॉइंट्स और एक ये प्रवणता, बस, ठीक है। अब इनको सबको हम हटा सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक को, यानी वक्री तो एक को स्पर्श करने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा प्यारे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है प्यारे, देखिए x1 y1 ये बिंदु हो गए अब, ठीक है। तो y1 की वैल्यू है 2√2/3, 2√2/3 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 और x माइनस x1 की वैल्यू ये टोटल, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/3 और माइनस के 2√2/3 है, लेकिन ये माइनस है बच्चों, जब ये अंदर जाएगा तो ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक। और आप चाहें तो इतना ही छोड़ दें या थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने के लिए तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। y माइनस 2√2/3 इज इक्वल टू, इसका अंदर गुणा करेंगे तो x/2 माइनस यहाँ साइन इनवर्स माइनस 1/3/2 और प्लस 2√2/3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने को तो कितना भी कर दो, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं आप, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3y माइनस 2√2/3 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2×3 3 साइन इनवर्स माइनस 1/3 और यहाँ पे 3 दूनी तो 2 दूनी 4√2, ठीक है। और 3 दूनी हो गया ये 6, 2 का क्रॉस इधर कर दो तो 2×3 6y 2 दूनी 4√2, ठीक है, बराबर 3x माइनस 3 साइन इनवर्स माइनस 1/3 प्लस 4√2। अब देखो ये माइनस 4√2 प्लस 4√2 बट एक अलग अलग साइड में जुड़ जाएंगे बच्चों ये, ठीक है। तो आप इन सबको उधर ले जाओ, तो ये 3x ये 6y जाएगा माइनस 6y और यहाँ पर माइनस के 3 साइन इनवर्स माइनस 1/3 4√2 हो जाएंगे 8√2 बराबर 0। ये है उस स्पर्श रेखा का समीकरण जो इस वक्र को टच कर रही है, छू रही है, स्पर्श करके जा रही है, ठीक है। तो सवाल थोड़ा लेंथी था लेकिन इतना भी नहीं था। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको कर सकते हैं इजीली, थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है बस। कुल मिला के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये सेट रहना चाहिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को के पैरेलल होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर इस वक्र को जो स्पर्श कर रही थी स्पर्श कर रही थी जो स्पर्श रेखा वो इसके पैरेलल थी, तो हमने उसकी प्रवणता निकाली इस वक्र का अवकलन करके, इसकी प्रवणता निकाली, दोनों इक्वल रख दी, वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और प्रवणता हमारे पास थी, फिर y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि दो रेखाएं स्पर्श करती हैं तो क्या कंडीशन होती है, लंबवत होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, समांतर होती है तो क्या कंडीशन होती है, तो फिर देखिए आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये प्रॉब्लम आने वाली बात भी है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है कि आपको फॉर्मूले नहीं पता है, आपको रूल्स नहीं पता है, तो फिर सवाल नहीं होंगे। और सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से करा चुके हैं हर चैप्टर में, चैप्टर वाइज और कहें तो एक्सरसाइज वाइज हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले भी करा चुके हैं। अगर आपने पढ़ी होंगे सभी चैप्टर्स तो आपने कलेक्ट कर लिए हों। जब मैं पढ़ाता था आपको तो कहता था कि फॉर्मूले की कॉपी बना लीजिए, आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है जब हम अनसॉर्ट पेपर पढ़ेंगे। शायद अगर आप बना लेते तो आज आपके पास सारे फॉर्मूले कलेक्ट होते और आप उन्हें ईजिली बैठ के पढ़ रहे होते। जिन लोगों ने नहीं बनाई है मैं उनसे कह रहा हूँ, जिन लोगों ने बना ली है बहुत अच्छी बात है और उनका उन्हें फ़ायदा भी मिल रहा होगा और उसका उसमें मायने भी समझ में आ रहे होंगे कितना फ़ायदा है। ओके बच्चों, जिन लोगों ने नहीं बनाई है अभी भी बना सकते हैं, टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं है। 8 दिन बिगाड़ दें फॉर्मूले में तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन बच्चों समाप्त। अब आता है बच्चों नेक्स्ट घा क्वेश्चन, 6वें का घा।
देखिए इसमें क्या कहा है बच्चों, इसमें कहा है कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी दोनों कैसी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ओके। तो दिखाइए कि ए तथा बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना होगा और ध्यान रखना होगा। जब ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो क्या होता है बच्चों, जब ए व बी दो स्वतंत्र घटनाएं हों तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के, पी ए इंटू पी बी के। और जब बच्चों दो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो ए के ना घटित होने की, बी के ना घटित होने की, या ए के घटित होने की, बी के ना घटित होने की, या ए के ना घटित होने की, बी के घटित होने की, या ए के घटित होने की, या बी के घटित होने की घटनाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं प्यारे, ठीक है। जब ए और बी स्वतंत्र हों, जब ए व बी स्वतंत्र हों तब ये कंडीशनें होती हैं बच्चों। ए बराबर होता है ए बी के, यानी ए घटना बराबर बी घटना, या ए के घटित ना होने की बराबर होती है बी के ए के घटित होने की ना घटित होने, मतलब ए के ना घटित होने की बराबर होती है बी के घटित होने की, या ए के घटित होने की बराबर होती है बी के ना घटित होने की, या ए के ना घटित होने की बी के ना घटित होने की बराबर, मतलब ये चीज़ें बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं फिर क्या, ए की जगह ए डैश कर सकते हैं, बी की जगह बी डैश कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम कह सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए डैश और बी पी बी डैश, ठीक है। क्योंकि ए किसके बराबर है, बी डैश के, और बी किसके बराबर है, ए डैश के, तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये इस तरीके से कुछ हो जाने वाला है। अब ये क्या है, हमसे ये पूछा है कि यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए कि ए तथा बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, जबकि ये क्या है, या तो ए घटित हो या बी घटित हो, इस बात की प्रायिकता है। ये क्या प्रायिकता है, या तो ए घटित हो या तो ए घटित ना हो या बी घटित ना हो, ये ना घटित होने की प्रायिकता है। तो हमें इनमें से कम एक के घटित होने की प्रायिकता चाहिए, तो इसे क्या करेंगे, 1 में से घटा दो। तो कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, भाई ये क्या है, कम से कम एक के न घटित होने की प्रायिकता है। हमें निकालनी है कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, तो उसे 1 में से घटा दो तो क्या होगी, 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू क्या है, ये रही, तो यहाँ लगा दीजिए पी ए डैश इंटू पी बी डैश। और यही हमें प्रूफ इसमें करना था कि कम से कम किसी एक के घटित होने की, न्यूनतम एक के घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश बी डैश होगी, न्यूनतम एक के घटित, ठीक है। तो यही हमारा प्रूफ हो गया। तो ये सारी कंडीशंस आपको नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो नहीं पता हैं, अब आपको मालूम पड़ रही हैं, नई बातें, कुछ हो भी सकता है, तो आप उनको देखिए, अगर आपने फॉर्मूले कॉपी बनाई है तो वहाँ पे इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक जगह इंक्लूड हो जाएं। नेक्स्ट इसके बाद आता है इंटीग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों, ये 6 का अड़ा है। 6 का अड़ा क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, ठीक है। इसको ज्ञात कीजिए, इसको बच्चों ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपने एक 11th में चैप्टर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ पर बच्चों अगर हमें कोई समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी या ax प्लस बी वाई टाइप की दे रखी होती थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम उस समीकरण में √a² प्लस b² से भाग देते थे दोनों ओर। शायद आपको ध्यान आ रहा हो, नहीं ध्यान आ रहा तो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें √a है यहाँ पे और b है, a b है, तो √a² प्लस b² से गुणा करेंगे, √a² प्लस b² से इसमें भाग देने वाले हैं हम, ठीक है, यानी हर में
ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा भाग करने पर। ठीक है, इससे क्या है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, देखिए आइए, इंटीग्रेशन dx तो है, हम हर में क्या कर रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो कर रहे हैं गुणा, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कर रहे हैं भाग, और यहाँ पे क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, इसे तो ले लो बाहर और इसका भाग दे दो इसमें अलग और इसमें अलग, तो 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन dx अपॉन इसका डिवाइड इसमें, तो a अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस एक्स। ठीक है, अब बच्चों ये मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी, जहाँ ये राइट एंगल है। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको मान लूँ ये थीटा कोण है या ए कोण है, ठीक है, और ये मान लूँ मैं ए है और ये बी है, तो ये क्या निकल के आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से बच्चों साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगी, साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो वो आएगी, साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब की वैल्यू क्या आ गई भाई, लंब की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी ए, और कर्ण की ये, तो ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण इट मीन्स दैट कि बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि बाई पाइथागोरस थ्योरम ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की, और ये कॉस थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इनको। तो 1 अपॉन अंडर रूट में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो चल ही रहा है, और यहाँ पे dx, अगर मैं साइन एक्स को लिख लूँ पहले, और ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से साइन थीटा की। ठीक है, कॉस एक्स को लिख लूँ पहले, और ये किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी, ये एक्स है प्यारे, है ना, कॉस एक्स को पहले लिखा, ये वैल्यू कॉस थीटा की, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का, किसका, कॉस ए माइनस बी का, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इट मीन्स दैट कि कॉस ए माइनस बी, कॉस ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है, थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है प्यारे, सेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस सेक एक्स माइनस थीटा, और ये हो गया आपका dx। अब यहाँ पर इसका अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन लायक हमने बना लिया है, पहले ये इंटीग्रेशन लायक नहीं था, पहले इंटीग्रेशन इसका होना पॉसिबल नहीं था, तो हमने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया और इंटीग्रेशन लायक इसको बना लिया। अब हम सेक इसको लेट कर लेंगे अपने मन में एक्स, सेक एक्स का समाकलन जानते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, या दूसरा भी आप लगा सकते हैं टेन वाला, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, और ये हो जाएगा लॉग मापांक सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस थीटा प्लस टेन एक्स माइनस थीटा एंड प्लस सी, एक्स का गुणांक 1 है, 1 से भाग देंगे तो वही आएगा, आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका आंसर समझ में आया, कॉन्सेप्ट किया था। सबसे पहले यहाँ पर ए है और यहाँ बी है, यहाँ जो भी हो, यहाँ पे सी और डी भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जो भी है उसको उनके वर्क करके जोड़ के अंडर रूट में ले लो, यानी इनका वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में लेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हर में गुणा भाग कर दो, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट में ये बाहर, इसका मतलब भाग दे दो। अब ये वैल्यू कैसे निकालें, बाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये लंब ए हो जाए, ये बी हो जाए, ये 90 हो जाए, तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम रूट में इसका बी स्क्वायर आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, और ये कौन थीटा है, तो ठीक है मान लिया हमने, और ये वैल्यूज हमने यहाँ लगा दी, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन कॉस सेक
sec का log sec x प्लस 10x आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बच्चों समाप्त। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक्स यूज होती हैं, जैसे ये, तो वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो आपको उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बच्चों मध्यमान प्रमेय। देखिए, यूपी बोर्ड में बच्चों का कहना है कि मध्यमान प्रमेय हट गई है। बात भी सही है, सिलेबस में हट गई है यूपी बोर्ड से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मध्यमान और रिलेटिव थ्योरम्स जो हैं ये आपकी चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.8 वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो 5.8 पूरी की पूरी एक्सरसाइज हटा दी गई है आपकी। ठीक है, लेकिन देखिए फिर भी अनसॉल्व्ड में क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको हम करा भी रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप इनको प्रिपेयर भी रखें, बिकॉज किस्मत कभी कभी ख़राब निकल आती है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नहीं आने चाहिए वो भी आ जाते हैं। तो वहाँ पर हम पेपर छोड़ के नहीं भागते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, वहाँ हमारा ही लॉस होता है, और या तो हम करके आएंगे तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो हमने सभी सिलेबस बेशक छूटा है, यूपी बोर्ड से छूटा है, लेकिन हमने सिलेबस पूरा कराया है। हमने जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स हटा दिए थे सरकार ने, वो भी हमने कराए हैं, और जो नहीं हटाए थे वो तो खैर कराए ही हैं। तो हमने सब कुछ कराया है। हमने ये नहीं किया कि ये चीज़ हटा दी गई है तो जो हम ना कराएं, क्योंकि आप आगे जो पढ़ाई करेंगे तो आप इस चीज़ से वंचित ना रहें। एक इस बात को ध्यान में रखते हुए, और एक इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है आ जाए तो आप कर तो आएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो टॉपिक्स, तो हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, नहीं भी हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा, ओके। लेकिन हम इसको कराएंगे। अब 4 चम्मच क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन है खंड 6 का। 6 का चा है प्यारे। चा में देखिए क्या है, फलन हमें दे रखा है, फलन दे रखा है f(x) बराबर x का क्यूब माइनस के 5x² माइनस के 3x। ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल हमें दे रखे हैं, कितने हैं क्लोज इंटरवल 1,3। ठीक है, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो भाई मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मध्यमान सत्यापित होने की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। क्या हमने रूल्स और रेगुलेशंस बताए थे मध्यमान थ्योरम को प्रूफ करने के, सत्यापित करने के। तो बच्चों मध्यमान जो थ्योरम होती है वो मैंने आपको एक उसमें बताया था कि f' c = fb - fa अपॉन b - a, ये फॉर्मूला होता है। और ये प्रूफ जब होती है कि यहाँ से हम जो c की वैल्यू निकालेंगे, वो c की वैल्यू अगर इस जो गिवन इंटरवल है इनके मिड में आएगी तो प्रूफ हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें अब हम करते हैं। भाई ये एक फंक्शन है, बहुपद है, और बहुपद जो है वो कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है गिवन पॉइंट्स पर। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो फिर क्या होगा, तो मध्यमान प्रमेय के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मध्यमान प्रमेय ये क्या होती है पर, ये होती है f' c = fb - fa अपॉन b - a। ये आपको याद है तो आप आराम से कर लेंगे। जहाँ पर जो गिवन इंटरवल होते हैं ये a और b होते हैं, a बराबर 1 और b बराबर 3। ठीक है, तो हमें एक्चुअली क्या क्या चाहिए, f' चाहिए, fb चाहिए, fa चाहिए और b - a चाहिए। तो b और a तो हैं, इनकी हेल्प से हम fb fa निकालेंगे और f' c भी निकालेंगे। ठीक है, तो f' मीन्स क्या है, c के रूप में कोई फंक्शन है और उसका एक बार अवकलन हुआ है, डैश यही तो कह रहा है, डैश मीन्स एक बार अवकलन हो रहा है। तो हम क्या करें, f' कैसे निकालेंगे, पहले ये जो आपको फंक्शन दिया है इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो और इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, f' बराबर 3x² माइनस के 5 दूनी 10x और 3 का 3। अब अगर मैं इसमें x की जगह c लगा दूँ तो f' प्राप्त हो जाएगा मुझे। तो x बराबर c रखने पर तो f' बराबर 3c²। भाई जहाँ जहाँ x c लगाना है तो 3c² 10c - 3। ठीक है,
ये आपका एफ डैश सी आ गया। अब एफ भी चाहिए, एफ ए चाहिए, तो ये एफ एक्स जो फंक्शन है, अगर इसमें मैं एक्स की जगह बी की वैल्यू मतलब 3 लगा दूँ तो एफ भी मिल जाएगा। तो एफ एक्स में एक्स बराबर बी बराबर 3 रखने पर, भाई एक्स की जगह क्या रखना है, बी, और बी की वैल्यू क्या है 3, तो लगा दीजिए। तो यहाँ पर लगाएंगे तो एफ एक्स की जगह बी, यानी एफ एक्स की जगह बी और बी की वैल्यू क्या है 3, बराबर कितना आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस के 5 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस के 3 इंटू 3। इट मीन्स दैट 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 और 3 3 जा 9। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो भाई ये घटाओ पहले तो आप इसको, तो 17 से 9 जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ पे 1 बचा, 18 बचे और माइनस के 45। अब इसको घटाओ भैया, 15 से 8 गया 7, 3 से 1 गया 2, माइनस के 27 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ बी की वैल्यू आ गई -27। ठीक है, ऐसी एफ ए की मान निकालो। तो एफ एक्स में एक्स बराबर ए बराबर 1 रखने पर, तो एफ इसमें लगाएंगे इसकी जगह ए, और ए की वैल्यू क्या है प्यारे 1, तो लगाओ, यानी F1 मतलब 1 का क्यूब माइनस के 5 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस के 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3, तो -8 और ये बचा आपका माइनस के 7 बचेगा। तो ये एफ ए की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, मध्यमान प्रमेय। एफ डैश सी बराबर एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है प्यारे, एफ डैश सी की वैल्यू है ये 3c² माइनस के 10c माइनस 3 बराबर एफ वी की वैल्यू हमने निकाली थी -27 और एफ ए की वैल्यू -7 और एक माइनस पहले से है +7 अपॉन बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू 3 और माइनस ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये 3c² 10c 3, ऊपर घटाएंगे 27 से 7 गया -20 और नीचे 2 धाई -10। ठीक है, 2 धाई 20 हो गया ना, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इधर आएगा तो +10 बराबर 0। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सी की फॉर्म में, यानी 3c² माइनस के 10c और 10 में से 3 गया 7 बचे बराबर 0। अब यहाँ पर इसको आपको फैक्टर करना है और प्लस करने पर 10 लाना है, 7 या 21 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो 7 + 3 10 गुणा करेंगे 21, तो 3c² यहाँ 7 + 3 और c + 7 बराबर 0। तो 3c² माइनस 7c और माइनस के 3c + 7 बराबर 0। कॉमन प्यारे 3, तो क्या बचा c माइनस 3 क्यों c कॉमन आ रहा है ना c, तो 3c - 7 बचा, यहाँ से कॉमन -1 तो 3c - 7 बराबर 0। अब ये कॉमन है 3c - 7 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या c - 1 बराबर 0। तो यहाँ से c की वैल्यू जो आएगी 3c - 7 बराबर 0, तो 3c बराबर 7, तो c बराबर 7/3, 3 2 जा 6.33, तो c बराबर 2.33 आ रहा लगभग, और 2.33 1 और 3 के बीच में है, ये होगा नहीं यहाँ से क्योंकि c बराबर 1 आएगा, ये इनके मिड में नहीं आ रहा है ना, लेकिन क्लोज इंटरवल में ये वैल्यू चलती है, ये वैल्यू चलती है, तो ये हो भी सकता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा ये 2.33 ऐसे जो है इसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,3। ठीक है, तो प्रूफ हो गई, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई, मध्यमान प्रमेय। ठीक है, जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं अगर वो वैल्यू इस क्लोज इंटरवल को संबंधित है, बिलोंग करेगी तो सत्यापित होगी, नहीं बिलोंग करेगी नहीं होगी, बिलोंग कर रही है सत्यापित हो गई, मध्यमान प्रमेय। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। सब सवाल ऐसे होने वाले हैं, मध्यमान प्रमेय का कोई भी
सवाल अलग से, और एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर प्यारे, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। 3 नंबर का हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन बच्चों पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार आपका 6 जो पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर 4 तक प्रश्न थे बच्चों। अब आपका 7th पार्ट चलेगा। इसमें दिए गए समीकरण निकाय को बच्चों हमें आव्यूह विधि से हल करना है। तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन लगभग आपको हर सेट में उपलब्ध है। हर सेट में बच्चों ये क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, कि आव्यूह विधि से सॉल्व करो, हर सेट में है। मैंने कराया भी है, कई बार छोड़ा भी है आपको करने के लिए, अब चलो करा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, हर सेट में आ जाता है। और जब मैंने कराए थे आपको तब भी कहा था कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने प्रिपेयर अच्छे से किए होंगे। आइए इसको करते हैं आव्यूह विधि से सॉल्व। 7वां पार्ट अब आपका स्टार्ट होगा। पहला सवाल का कबूतर। क्या दे रखा है बच्चों, समीकरण निकाय हल करने हैं, लेकिन कौन सी विधि से, आव्यूह विधि से कह रहा है वो, तो आप आव्यूह विधि का ही यूज करेंगे। हमें दिया क्या है, x + y + z = 6, समीकरण नंबर 1। y + 3z = 11, y + 3z = 11, समीकरण नंबर 2। x + z = 2y, x + z = 2y, तो इस 2y को लेफ्ट में ले आओ, तो -2y + z = 0, समीकरण नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको आव्यूह विधि से हल करना। तो भाई आव्यूह विधि से हल करने का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसको ax = b की फॉर्म लिखते हैं, वहाँ से x = a 1 b आता है, ठीक है। ये तो होता है फॉर्मूला। देखिए आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो था कि x = a 1 b होता है। तो हमें a 1 चाहिए, b चाहिए और x चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पे हम मानेंगे, माना a बराबर एक आव्यूह बनाएंगे 3/3 का, क्योंकि हमें 3 समीकरण यहाँ पे दे रखी हैं। वो कैसे बनाते हैं कि x y z के गुणांक लिख लेते हैं भाई, किसके, x y z के गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1, यहाँ पर x का गुणांक है ही नहीं तो 0 हो जाएगा भाई। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, प्लस के 0x, तो x का गुणांक 0 हो गया, और यहाँ पे 1, तो 1 0 1, y का गुणांक 1, और यहाँ पे y का गुणांक 1, और यहाँ पे y का गुणांक -2, यानी 1 1 -2। z का गुणांक 1 3, और यहाँ पे 1 1 3 1। तो ये हमने मान लिया a बराबर। ऐसे यहाँ से b बराबर मानेंगे और एक x बराबर मानेंगे। तो x बराबर क्या मानेंगे, इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, x y z, तो x y z, और यहाँ पे एक b बराबर मानेंगे। आव्यूह जो बराबर में वैल्यू दे रखी है उनसे मिलके बनता है। तो बराबर में 6 है, 11 है, और यहाँ पे 0 है, 6 11 एंड 0। ये तीनों वैल्यू हमने मान ली, ठीक है। अब हमें सबसे पहले x चाहिए, x हमारे पास है, b चाहिए, b है, a 1 चाहिए, वो ही नहीं है। तो पहले अब हम a 1 निकालेंगे। a 1 यानी व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है, प्रतिलोम आव्यूह। तो किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे, रिवर्स। वो निकालने का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था। सबसे पहले इसके सहखंडज आपको निकालने पड़ेंगे, यानी a 1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइड में मैं आपको बताऊं। a 1 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मापांक a। तो इसको निकालने के लिए मुझे पहले एडजॉइंट a चाहिए और ये चाहिए, तब a 1 निकलेगा। तो पहले मैं निकालूंगा, इसका प्रसार कर लेता हूँ, मापांक a निकाल लेता हूँ। तो प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, इसका इसमें भाई पहले तो 1 आएगा, और ये गया, ये गया, इसका इसमें 1 माइनस, इसका इसमें -6, और एक माइनस पहले से +6, फिर -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 को 1 में 0, -1 का 3 में 3, ठीक है। फिर +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 का -2 में 0, -1 का 1 में 1। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो मापांक a की जो वैल्यू आएगी 6 और 1 7, और ये +3 और वो -1, 7 और 3 10, 10 में से 1 गया, 9 आ गई। इतनी आ गई, 9 आ गई प्यारे, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a। उसके निकालने के लिए हमें पहले चाहिए यहाँ पे a11, a12, a13, फिर a21, a22,
A2 3, फिर A31, A32, A33, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। तो बराबर 3/3 का तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए जो पहली 3 वैल्यू आती हैं वो तो यहीं से ये चीज़ आती है निकल के, ये वाली। तो कर जब टाइम कम हो तो आप ऐसे लिखते हैं, वरना आप पैसा करके लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 1 7, 0 में से 3 गया तो -3 और 1 माइनस पहले से +3 या -1, तो ये कुल मिला के -1 हो जाएगा फिर, ठीक है। अब ये चीज़ हम करेंगे 2 1 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो 1 का 1 में 1 माइनस, -2 का 1 में -2 और 1 माइनस पहले से +2, फिर 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 का 1 में 1 और 1 का 1 में 1, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो 1 का -2 में -2 और माइनस दूसरी रो तीसरा कॉलम और इसका इसमें 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ 2 और 1 3 यानी -3 हो जाएगा, या 1 में से 1 गया 0 और यहाँ -2 -1 -3 और 1 ये +3। यहाँ पर अगर आते हैं हम 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 1 का 3 में 3 माइनस 1 का 1 में 1, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 का 3 में 3 माइनस तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 का 3 में 3 इसका इसमें 0, ठीक है। उसके बाद तीसरी रो तीसरा कॉलम है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो इसका इसमें 1 माइनस 0 का इसमें 0, सॉल्व आउट किया तो 2 -3 1, ठीक है। तो इन पहले 3 से मिलके बनेगा C1, इन दूसरे 3 से मिलके बनेगा C2, इन तीसरे 3 से मिलके बनेगा C3, ठीक है। और यहाँ से एक नया व्यू बनेगा, वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा, अंडरस्टैंड। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो 7 3 -1 रो कॉलम की फॉर्म में लिख दो, 7 3 -1 -3 0 3 -3 0 3 और यहाँ पर आपका 2 -3 1 2 -3 1, ठीक है। ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ से हम ए इनवर्स निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मापांक ए, तो इसकी वैल्यू यही है 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1 और इसकी वैल्यू है 9, तो बटे में 9 आ जाएगा ये, ठीक है। ये ए इनवर्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड के मान हल करना है ना। तो आव्यूह विधि क्या कहती है, आव्यूह विधि से x बराबर ए इनवर्स बी, तो x की वैल्यू x y z, ए इनवर्स की वैल्यू 1/9 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, ठीक है। और b की वैल्यू ये रही 6 11 0। अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले प्यारे, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत बार कराया सवाल भाई, बहुत बार, ठीक है। तो x y z कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है 7 6 42, 3 का 11 में करेंगे 11 3 33 माइनस के हो जाएंगे और ये 0। फिर सेकंड रो का कॉलम में करेंगे तो 3 6 18, 0 को 11 में 0, -3 का 0 में 0। फिर थर्ड रो का कॉलम में -1 का 6 में -6, 3 का 11 में 33 और 1 का 0 में 0। सॉल्व आउट करते हैं तो x y z बराबर 1/9, यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो क्या मिलने वाला है 42 से 33 घटाओ प्यारे, कितना बचेगा 7 2 9, 18 और 0 18, और यहाँ 33 से 6 घटाओ प्यारे तो कितना बचेगा 27। अब इसे 9 का भाग दे दो सब में अलग अलग, तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27। अब तुलना कर दो बच्चों यहाँ पे x y z बराबर आ गया
1 2 3, ठीक है। और ये दोनों अवयव क्या है, बराबर हैं, क्योंकि क्रम क्या है 3 गुणा 1, 3 गुणा 1। दो अवयव बराबर जब होते हैं जब उनका क्रम समान हो, ठीक है। तो संगत अवयव क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, मतलब उनका क्रम समान हो और आपस में वो बराबर हों, तो वो दोनों अवयवों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ संगत अवयवों की क्या करेंगे, कंपेयर, तुलना करने पर, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, दैट्स सॉल्व हो गई क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, मैनी टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत टाइम का है बच्चों, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बच्चों बनते हैं। ओके।